मित्रों नमस्कार। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंपनी लॉ के प्रोविजन से संबंधित है, एनसीएलटी और एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एवं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स जैसे अप टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केसेस के बैकलॉग इकट्ठे हैं और पेंडेंसी काफ़ी केसेस की ज़्यादा है। इस कारण कंपनी से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए कंपनी चलाने वालों के द्वारा ये जानना चाहा गया और ये कोशिश की गई कि कंपनी पर किस तरह के मुकदमे कंपनी पर लाए जा सकते हैं और कंपनी दूसरे लोगों पर किस तरह से मुकदमे ला सकती है। इस संबंध में जस्टिस बालाकृष्णन के द्वारा एक कमेटी हिट की गई। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तथा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। इनका मुख्य कार्य ओवरबर्डन जो कोर्ट्स में था उनको कम करना था तथा कंपनी से रिलेटेड केसेस और बर्डन जिससे कम हो जाए, कंपनी लॉ से संबंधित अलग बॉडी एक बनाई गई जिसमें 2 प्रिंसिपल्स नेचुरल जस्टिस के फॉलो किए गए। नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन केस और नो वन शुड बी कंडेमन अनहर्ड। मतलब कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में जज नहीं हो सकता। ये नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है तथा कोई भी व्यक्ति बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता। इन दो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के बेस्ड पूरी कार्यवाही इसके अंदर चलती है। इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस तथा सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होते हैं, अर्थात ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है और इसमें जजेस को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से प्रक्रिया को सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर्स जो मेंबर्स का रहता है वो 11 है। इसमें जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स रहते हैं। अधिकतम संख्या इसमें 11 रहती है और एनसीएलटी के किसी भी ऑर्डर से क्षुब्ध होने के बाद नेशनल कंपनी अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है, लॉ ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर अपील की जा सकती है। उसके भी ऑर्डर एनसीएलटी के ऑर्डर से भी क्षुब्ध होने के बाद व्यक्ति चाहे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आगे अपील कर सकता है। इसमें प्रिंसिपल बेंच इसकी पहले न्यू दिल्ली में थी और ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इसके अंदर अथॉरिटीज रहती हैं। कंपनियों के जो भी मामले, चाहे कंपनी किसी पर दावा करे या कंपनी पर दावा लाया जाए, वो सब इस अधिनियम के अंतर्गत चलते हैं। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कोई झगड़ा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का झगड़ा, शेयर होल्डर्स के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पहले कंपनी लॉ बोर्ड होता था, अब इसके अंतर्गत चलाया जाएगा। इसका मेन मुख्यालय नई दिल्ली में था। जनमानस की सुविधा को देखते हुए ये कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल और बोर्ड जो भी है अपील, ये कोई भी पक्षकार एनसीएलटी के अगेंस्ट एनसीएलटी के आदेश से व्यथित होकर उसमें जा सकता है और एनसीएलटी के आदेश से व्यथित होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस अधिनियम को 1 जून 2016 को इंट्रोड्यूस किया गया था। कोर्ट्स चूंकि ओवरबर्डन थे, इस कारण ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच अलग से बनाई गई। इसमें सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सिद्धांत स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि इनिशियली इसकी पहले 2 बेंचेस थी और जिसमें 2 न्यू दिल्ली में थी। इसमें अहमदाबाद, इलाहाबाद, चंडीगढ़, गुजरात, गुवाहाटी, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई आदि में भी इसकी बेंचेस रखी गई हैं। तो इसमें दे हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और इसके कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स डिस्प्यूट होते हैं उनको रिसॉल्व इसमें किया जाता है एनसीएलटी और एनसीएलएटी के द्वारा। इसके जो पावर्स हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। इसकी शक्तियां ये हैं इन दोनों की। कंपनी स्टेक होल्डर्स के राइट्स को प्रमोट करती है। राइट वायोलेट होने पर इसमें एनसीएलटी में जाया जा सकता है। इंडिविजुअल्स, कोई डायरेक्टर अगर किसी तरह का कुछ गलती आदि करते हैं तो इसमें एनसीएलटी की परमिशन लेनी होगी और वो पेनलाइज भी कर सकते हैं।
ई रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इसमें आवश्यक है, प्रोसीजर फॉलो करना होगा। उसमें एनसीएलटी चाहे तो उसको डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप भी कंपनी कर सकती है। इसके अलावा फ्रॉड्यूलेंट अगर कोई कंडक्ट करता है तो एनसीएलटी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड पावर वगैरह उसकी बढ़ा सकती है। दूसरे, किसी तरह का अगर कोई डायरेक्टर वगैरह मिसमैनेजमेंट करता है, इनइक्वालिटी करता है, तो वो वाइंडिंग अप कर सकती है कंपनीज एक्ट के तहत। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर 2013 में इसमें 3-4 प्रोविजंस में अमेंडमेंट वगैरह किया गया। इसमें डिपॉजिटर्स जो भी है उसके जस्टिस राइट उनके वायोलेट नहीं होना चाहिए। अगर वायोलेट होते हैं तो वो एनसीएलटी और एनसीएलआरटी में जा सकता है। इसके अलावा न्यू अकाउंट्स बनाकर यदि कोई डायरेक्टर वगैरह फ्रॉड करते हैं, 2013 में कुछ इसमें सेक्शन बढ़ाए गए। परमिशन एनसीईआरटी से कंपनी के सिविल डिस्प्यूट्स का पावर इन्वेस्टिगेशन करने का इनको पावर दिया गया है। दूसरे, कन्वर्जन करने के लिए एनसीईआरटी की परमिशन लेना आवश्यक है। एजीएम इसमें एनुअल जनरल मीटिंग होगी, साल में एक बार इसका पूरा इंस्पेक्शन टाइप होगा। चेंजिंग अगर कोई फाइनेंशियल ईयर करना चाहता है तो उसको एप्लीकेशन देनी होगी। जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसका फाइनेंशियल ईयर रखा जाता था, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी। इस प्रकार ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में अलग से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिससे अन्य सिविल और जो भी कोर्ट्स हैं उनका बर्डन कम हो। ओवर बर्डन थे, उसके अंदर बैकलॉग इकट्ठा था, और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी के फैसले के अगेंस्ट 45 दिन के अंदर जाया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस 45 दिन के अंदर सफिशिएंट कारण बताता है तो 45 दिन का और समय उनके द्वारा दिया जा सकता है। बाद में एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। नेचुरल जस्टिस की मैंने अलग से इसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना सुनवाई में आवश्यक होता है। इस प्रकार सरल भाषा में मैंने एनसीएलटी और एनसीएलटी का क्या डिफरेंस है ये आपको बतलाया है। मित्रों, निवेदन है कि मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको समय समय पर जानकारी दे रहा हूं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑफ पैरामीटर ऑफ लॉ, तथा अपने दोस्तों, साथियों तथा परिचितों को भी इस वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।